नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 8 का पार्ट सेकेंड, जो आपका नाम था जिसका पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं संसद। जी हाँ, पिछली बार मैंने आपको संसद का पार्ट 1 पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैंने आपको पिछले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो पिछली बार मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, संसद, जो कि आपको पता है पार्ट या कहते हैं भाग 5 में आता है आपके। ठीक है, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक आते हैं, मतलब 122 तक आते हैं। ठीक है, और मैंने क्या पिछली बार कहा पढ़ा था, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट 3 हिस्सों से बनकर बनता है। 3 पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। कौन सा? पहला पार्ट आपका प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरा पार्ट आपका जो होता है वो आपका लोकसभा, या आप कहते हैं लोअर हाउस, या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, या क्या नाम है, फर्स्ट चैम्बर भी कह सकते हैं उसे, या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं उसे। ठीक है, ये सभी नाम किसके हैं? लोकसभा के हैं। तो इसमें ऐसा कई बार लोकसभा के नाम आ जाता है, कई छोटे लोअर एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपका माइंड में क्वेश्चन है तो पर पूछ लिया जाता है, इसके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट आपका आता है, वो आता है आपका राज्यसभा, या काउंसिल ऑफ स्टेट, या अपर हाउस, या सेकंड चैम्बर, या हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये नाम किसके हैं? ये सभी नाम आपके राज्यसभा के हैं। और ऊपर वाले नाम जो आपको बताए थे मैंने, ये हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस, ये सभी हम किसको कहते हैं? ये सभी को हम कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा के ये सारे नाम हैं। तो मैंने आपको पहले प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, फिर आपको कंपोजिशन बताया था कि आपका संविधान कैसे बना है, पूरा बताया था। ये संरचना कैसे हुई संविधान की, तो कैसे हुई थी संरचना। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति जो मैंने पढ़ाई दिया था आपको पूरा, कि राष्ट्रपति आपका हेड होता है, क्योंकि भाई स्टेट कोई भी एक देश होता है उसका हेड कौन होता है डेमोक्रेसी में या संविधान में। तो हमारे जब आप कहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे संविधान में सबसे बड़ा जो पद रखा गया है वो राष्ट्रपति जी का रखा गया है। किसका? राष्ट्रपति जी का। क्यों? राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन कहा जाता है उनको, या कहते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, मतलब कंट्री के सबसे बड़े व्यक्ति वही होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर लेके आया था, मैं वीडियो लेके आया था, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होता है आपको पता है, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट 250 होती हैं। कितनी होती है? 250 सीटें होती हैं। उसमें 238 सीटें जो होती हैं वो आपकी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, आपके चुनाव के जरिए आते हैं वो लोग। अब ये जो मेंबर्स चुनाव होते हैं ये इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्ट चुनाव नहीं होते राज्यसभा के। आप जानते हैं लोकसभा के डायरेक्ट चुनाव होते हैं, राज्यसभा के इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं। कैसे चुनाव होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। किसके? राज्यसभा के। तो वहाँ से 238 मेंबर आते हैं। फिर बच्चे आपके 12 मेंबर। तो 12 मेंबर कौन कौन लाता है? तो ये 12 मेंबर जो राज्यसभा में होते हैं ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी इन्हें नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब ये 12 व्यक्ति होते कौन है? 12 कहाँ किस लाइन से होंगे या किस प्रोफेशन से होंगे, तो इनको भी हमने फिक्स कर दिया संविधान में। हमने बताया, संविधान जब बना तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति आर्ट से, मतलब कला से, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, इन सेक्टर्स से अगर है, मतलब इन उनका जो प्रोफेशन है, उनका कार्य है, इन सेक्टर्स में है, तो वो व्यक्ति आपका नामित हो सकता है, या कहते हैं नॉमिनेटेड हो सकता है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सीट के लिए। ठीक है, और जिसे राष्ट्रपति जी आपके क्या है, नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति जी का मन चाहा तो अपने परिवार के किसी, या फिर किसी को जिसका मन करा उनको उसको अपॉइंट कर लेंगे राज्यसभा मेंबर। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके लिए हमने क्या कैटेगरी फिक्स कर दी कि वो व्यक्ति इन्हीं चार सेक्शन से होने चाहिए, या इन्हीं 4 पार्ट से होने चाहिए, तभी वो राज्यसभा के मेंबर बनने लायक योग्य होंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि राज्यसभा कैसे बन के आता है। तो राज्यसभा की मैंने आपको बताया था, राज्यसभा की जो मतलब टोटल सीटें 250 हैं। पर करंट की सिचुएशन क्या है भाई? करंट भी तो बात करोगे नहीं करोगे, तो करंट की सिचुएशन जो है इसमें टोटल 245 सीट्स हैं। ठीक है, करंट कितनी है? 245 सीटें हैं राज्यसभा में, 5 सीटें भी खाली हैं। ठीक है, 245 में से 233 सीटें जो है आपकी, वो उनमें से 229 आपके स्टेट से आते हैं, सीधे से स्टेट से आते हैं आपके। ठीक है, बाकी जो आपके 4 बचती हैं, 4 यूटी से आती हैं। अब 4 सीटें राज्यसभा से कौन कौन सी यूटी से आती हैं? कि सभी यूटी से आती हैं, तो सभी यूटी से नहीं आती हैं। 3 सीटें जो होती हैं वो दिल्ली की होती हैं और 1 पौंडीचेरी होती हैं। ठीक है, इन सभी का जो कंपोजिशन होता है ये सभी क्या से होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, इनडायरेक्ट चुनाव के जरिए इनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और 12 मेंबर्स आपको हम बता ही दिए हैं। ये आपके कैसे राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं,
उन्हें मतलब उन्हें नॉमिनेट करते हैं कौन से, राष्ट्रपति जी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोकसभा पे। अब राज्यसभा यहाँ खत्म हो गया आपका। फिर अब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था इसमें, तो लोकसभा में क्या पढ़ाया था, लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, वो होती है 552, मतलब 552 लोग होते हैं मैक्सिमम इसमें, किसमें, लोकसभा के अंदर। अब कैसे होते हैं, तो 552 हमने ऐसे बांटे कि 552 252 में से 250% जो होंगे वो आपके स्टेट्स और यूटी से आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, तो स्टेट से आएंगे 530 मेंबर्स, और यूटी से कितने आएंगे, 20 मेंबर्स आएंगे। ठीक है, इलेक्शन के जरिए। और लोकसभा जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है। कैसे इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका, लोकसभा का। और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट चुनाव जो हमारे होते हैं ना, सुनो आप वोट डालने जाते हैं, जो भी आपका 18 और 18 प्लस मेंबर जो भी होते हैं आपके ओवर एज के होते हैं, वो क्या है, आपके चुनाव आपके जो व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं चुनाव में। ठीक है, और आपके 2 मेंबर जो होते हैं, यहाँ जो 2 मेंबर लिखे मैंने, ये 2 मेंबर्स आपके राष्ट्रपति द्वारा, वो सॉरी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं या तो नॉमिनेट किए जाते हैं। पर इसमें क्या है, ये कौन से लोग होते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन कौन हो गए, तो मैंने आपको बताया था, एंग्लो इंडियन वो पर्सन होते हैं जो जिनके मतलब माता या पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक रहा हो, या कोई व्यक्ति बाहर का था, उसने हमारे देश में आया और यहाँ पे आके अपना परिवार बसा लिया, मतलब यहीं बस गया, तो सब एंग्लो इंडियंस कहते हैं, तो इनको ही लगते थे। पर हमने क्या है, ये 2020 तक था भाई, 2020 तक हमने अमेंडमेंट लेके आए, कौन सा, 104th अमेंडमेंट लेके आए। और इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें क्या करा, इसमें हमने ये जो सीट थी, ये जो 2 सीटें हैं, इसको खारिज कर दी। मैंने एंग्लो इंडियंस वाली, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीटें थी, आप तुम समझिए, उसको हमने क्या, खारिज कर दिया पूरी तरह से। बोला अब नहीं, बोले आप देखो, दिक्कत ये आ रही थी कि एंग्लो इंडियन पेपर बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, कि अब वो जो समय था वो 1950 का समय था। उस समय लगता था कि हमें एंग्लो इंडियंस, उस टाइम लोग बहुत थे, जो भारत के भी थे, बाहर के भी थे, अपने देश के भी थे। पर अब तो नहीं है ऐसा, अब एंग्लो इंडियन लोग मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कई बार क्या होता है, सीटें खाली रहती थी हमेशा, है ना, दोनों की दोनों सीटें खाली रहती थी। बाई चांस कभी यार मिल गया एक दो, तो बहुत रेयर केस हुआ करता था। तो इस चक्कर में इसको क्या है, खत्म कर दिया, पूरा परमानेंट ही खत्म कर दिया उसको। ठीक है, तो कौन से, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 में खत्म कर दिया, 2020 से क्या ये खत्म हो गया। अब क्या होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट चुनाव होगा, 2024 का चुनाव होगा, जो अगले साल चुनाव होगा हमारा लोकसभा का, तो उसमें जो चुनाव होगा टोटल 552 सीट्स पे होगा, पूरी सीट्स पे चुनाव होगा। पहले कितनी, 550 सीट पे चुनाव हुआ करता था, आपको बताया ना, पहले 550 सीटों पे हुआ करता था। अब 550 सीटों से ना होके पूरे 552 सीटों पे चुनाव होगा। पर इसमें भी अब एक पेच है, क्या है पेच है, वो आपको बताता हूँ आगे। मैंने आपको ये मैं बताया था, जैसे मैंने एंग्लो इंडियन वाला आपको बताया ना कि 95 अमेंडमेंट 2004 में के माध्यम से 2020 तक इसको बढ़ा दिया था हमने। जब हमने 95th अमेंडमेंट करा था 2009 में, तो हमने क्या है, इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया था भाई, कि अब देख लेते हो कुछ साल, 10-11 साल और चेक कर लेते हैं, अगर व्यक्ति आता है तो सही है, नहीं तो भाई ऐसा नहीं हो कि भाई ऐसा हो जाए कि हम उन्हें बिल्कुल त्याग दें, या पर वो व्यक्ति वहाँ है और छूट जाएं, तो अब उनको अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए। इसलिए हमने इसको 11 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था, पर अब परमानेंट खत्म कर दिया। तो ठीक है, 2020 में इसको परमानेंट खत्म कर दिया। और जब स्टार्ट ही कब किया गया था, तो इसे स्टार्ट किया गया था 1960 में। जो एंग्लो इंडियन वाला पॉइंट है वो 1960 में शुरू किया गया था। ये जो 2 सीट जो है, ये 1960 में शुरू करी गई थी, और 1960 में आगे 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 2022 में इसको एंड कर दिया। ठीक है, यहाँ स्टार्ट किया था 1960 में, और 2020 में इसको खत्म कर दिया। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें लोकसभा का करंट स्टेटस क्या है। तो लोकसभा का जो करंट स्टेटस है, या आप कहते हैं करंट की जो सीट्स है, वो 545 सीट्स है मैक्सिमम, मतलब टोटल 545 सीटों पे चुनाव होता है। ठीक है, अभी तक नहीं, मतलब अब होगा कितनी, 550 सीटों पे चुनाव होगा, पूरे 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 545 सीटों पे चुनाव होगा, 550 बोल दिया मैंने, 545 सीटों पे चुनाव होगा। वो 545 सीटों कौन से हो गए, जो आपकी ये सीटें हैं, 543 सीटें हैं, इन पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, और 2 सीटें जो बच रही हैं, इन पे आपको बताया था पहले, ये नॉमिनेट करे जाते थे, पर अब क्या है, ये भी इसमें ऐड हो गई। ठीक है, अब इसमें भी ऐड हो गई। तो अब जो करंट सिचुएशन बनती है, अब इस सिचुएशन ये बनती है कि 2024 की बात करें, 2024 की बात करूँ मैं, बात करूँगा आपको, तो 2024 में जो स्टेट से मेंबर आएंगे वो आएंगे 532, और 13 मेंबर्स जो आएंगे वो आपके वो यूटी से आएंगे।
कहाँ से आएंगे? यूटी से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो चलो अच्छी बात होगी, समझ आ गया। अब जैसे ये भी आ गया कि यहाँ भी काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया, ये- यहाँ भी काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया। अभी आप काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा 543। बिल्कुल सही बात आ गई। पर सर अभी भी हमारे पास 552 और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी? 552। और 552 में से 543 पे चुनाव हो 545 पे चुनाव हो रहा है। मतलब कितनी सीटें बची हैं? 7 सीटें बची हुई हैं आपकी। तो 7 सीटें कहाँ गई ये? तो 7 सीटें आपको बता देंगे, 7 सीटें आपकी पीओके में हैं। मतलब जो हिस्सा पाकिस्तान ने हमारा कब्जा रखा है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसकी सीटें हैं। जब हम उसको अपनाएंगे, अपना हिस्सा बना लेंगे, बल्कि वो हमारा हिस्सा है ही, हमारा हिस्सा सदैव ही हिस्सा रहेगा, पर करंट वो सिचुएशन वो अभी हमारा हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने उसको कब्जा रखा है गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा रखा है उसको। पर हम फ्यूचर में जैसे अपना लेंगे, अपना हिस्सा बना लेंगे, तभी जो 7 सीटें हैं वो उसके लिए रखी गई हैं। जब चुनाव होगा तो लोकसभा का चुनाव, वहाँ पे कितनी? 7 सीटों पर होगा। कहते हैं 7 सीटों पर होगा आपको, इसलिए हमने सीटें प्रिजर्व करके रखी हैं अपनी। तो इसलिए कहा जाता है कि करंट जो चुनाव हो रहा है वो 545 सीटों पर होगा। जब हम पीओके के अपने हिस्से में कर लेंगे, जब पीओके भी हम अपना अपना कर लेंगे, तब कितने सीटों पर चुनाव होगा? तो 552 सीटों पर चुनाव होगा पूरे। ठीक है, ये तो कब बात होगी? आपकी पिछली क्लास की बात हुई, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद के सत्र पढ़ेंगे। तो आज हम पार्लियामेंट पूरा खत्म ही कर देंगे, पूरा पार्लियामेंट चैप्टर ही खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको उसको बुलाने का अधिकार कौन, बुलाता कौन है भाई? सबसे पहले समझ मतलब होता है बुलाना, राइटिंग को थोड़ा आप देख लीजिएगा, बुलाना। ठीक है, तो समझ होता है बुलाना। अब उसे बुलाता कौन है? तो ये मीटिंग की जो मीटिंग होती है, इसकी कॉल, बैठक के लिए बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। याद रखिएगा, ज्वाइंट जो आपका मीटिंग होती है वो होती है आपकी सिटिंग। तो सिटिंग को बुलाता कौन है? सेशन जो होते हैं उनको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाता है। और दो टाइप की सिटिंग होती है, दो सिटिंग होगी। दो जो सिटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब दो बैठकें जो होंगी, उन मैक्सिमम उनकी बैठकों के बीच में कितना गैप होगा? तो भाई इसमें बोला गया कि दो बैठकें होंगी, उसमें मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है। कितने? 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता भाई। कोई अब ऐसा करे, सरकार मनाए, बोले यार क्या करें, जरूरत नहीं है, छोड़ो, क्या कर रहे हैं बैठक के, क्यों सिटिंग करें, जा वहाँ जाके आराम से घर पे आराम कर रहे हैं। पर नहीं, संविधान ने बोला कि आराम नहीं कर सकते आप सिर्फ 6 महीने तक, कोई दिक्कत है तो 6 महीने तक आप कार्य मत कीजिए, 6 महीने तक सिटिंग ना हो। पर 6 महीने के अंदर ही अंदर कोई ना कोई सिटिंग होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। क्यों? आपको पता है अगर सिटिंग नहीं होगी तो दोबारा इलेक्शन भी हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, दोबारा से इलेक्शन करा दिया, सरकार गिरा दी जाएगी और दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे। जब दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई नई पार्टी आएगी, जो नई पार्टी आएगी तो वो नया वेब चलाएगी उसका। ठीक है, और आपको बता दें कि एक साल में 2 बार तो मिनिमम होनी चाहिए। ये क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है। न्यूनतम रिक्वायरमेंट कहती है कि एक साल में कम से कम 2 बैठक तो होनी चाहिए। 6 गैप में, 6 महीने गैप हो गया ना, 12 महीने होते हैं, 12 6 महीने 12 बार हो गया। तो मिनिमम जो बैठकें होनी चाहिए वो कम से कम 2 तो होनी चाहिए पूरे साल भर में। इतनी तो होनी कंपलसरी है, इसके बिना 2 से कम तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये सरकार पे फिक्स है, दबाव है उनके ऊपर कि आपको 2 मीटिंग करनी है। ठीक है, सेशन करने हैं। अब सेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? सेशन भी 3 प्रकार के होते हैं आपके। जो सत्र हैं, आप सेशन कहते हैं या कहते हैं सत्र है, जो वो सत्र है, वो सत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है बजट सत्र, इसे कहते हैं बजट सेशन। दूसरा कहते हैं मानसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। ये 3 आपके होते हैं। कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। 3 टाइप के आपके सेशंस होते हैं। ठीक है, या कहते हैं सत्र होते हैं, और इनको बुलाया जाता है। ठीक है, और एडजॉर्नमेंट या कहते हैं स्थगन जो होता है, वो कब जाता है? जब आपका टू सस्पेंड दिस मीटिंग, मतलब एडजॉर्नमेंट मतलब क्या हो गया, स्थगन मतलब क्या हो गया, कि बैठक को स्थगित करना। ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो पार्लियामेंट से यूज़ किए जाते हैं। एडजॉर्नमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? स्थगित करना, या आप कहते हैं मीटिंग वो खत्म करना, स्थगित करना, बंद करना। ठीक है, और करता कौन है? प्रेसिडिंग ऑफिसर करता कौन? पीठासीन अधिकारी है, यही आपका क्या है? एडजॉर्न करता है। और फॉर कितने टाइम के लिए करता है? तो डेफिनेट टाइम के लिए करता है, मतलब एक लिमिटेड समय के लिए। भैया नहीं कि आपने बोल दिया कि कोई आया, पीठासीन अधिकारी आया, उसका मन करा कि ऐसा है, अब पूरा 8 महीने बाद बैठक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक उसको टाइम देना पड़ता है कि इस टाइम, इतने टाइम के बीच में अब दोबारा सेटिंग करेंगे, अब दोबारा मीटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एडजॉर्न का मीनिंग आपको बता दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब एक वर्ड और होता है एडजॉर्नमेंट साइनो डाई।
इसे क्या होता है, स्थगत अनिश्चित काल के लिए। अब ये जो आपको बताया था मैंने स्थगन एडजॉर्नमेंट, ये होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब आपको टाइम निश्चित करना होता है, निश्चित समय के लिए होता है। फिर होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं स्थगन अनिश्चित काल के लिए। तो इसमें क्या होता है, सस्पेंड की जाती है, इसमें भी की जाती है, बैठक को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक तरह से आपको स्थगित कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। और कितने टाइम के लिए किया जाता है, तो इसमें स्पेसिफाइड टाइम होता है, मतलब इसमें कोई फिर टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे आपको लोकसभा से चल रहा है, अब कोई दिक्कत परेशानी आए, जैसे ज़्यादा हंगामा हो गया लोकसभा में, या पक्ष विपक्ष बीच में ज़्यादा विवाद हो गया, तो वहाँ पे जो स्पीकर आपका पीठासीन अधिकारी है उसको लगता है कि अभी लोग मान नहीं रहे, तो थोड़ी देर बाद करेंगे, तब शांत हो जाएंगे, तब मीटिंग करेंगे, तो एडजॉर्न कर देगा, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो एडजॉर्न कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, वो एडजॉर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। और जब उसको अनिश्चित काल के लिए करना होगा, जब मतलब लगता है कि अभी शांत नहीं बैठ रहे हैं ये लोग, और उनको पता नहीं चलता है कि कब तक शांत बैठे कब शांत नहीं बैठेंगे, तब क्या करेंगे, तब वो कर देंगे एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर देंगे, मतलब स्थगित अनिश्चित काल के लिए कर देंगे, या जो सेशन चल रहा है आपका, सत्र जो चल रहा है उसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले। फिर आता है प्रोरोगेशन, मतलब सत्रवासन वासान, ठीक है। सत्रवासान जो होता है, या कहते हैं प्रोरोगेशन जो होता है, ये क्या होता है, ये एक तरह का होता है टू सस्पेंड द सेशन, मतलब सत्र को निलंबित करना। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। ये वर्ड याद रखिएगा, इनके मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, बहुत ध्यान से रखिए, इनके अपने खुद के अलग अलग मीनिंग, और सेम वर्ड ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी से आएगा, ये नहीं अलग से आएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आता है डिसॉल्यूशन, या कहते हैं विघटन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एंड द लाइफ ऑफ हाउस, मतलब घर की आयु को समाप्त करने के लिए। डिसॉल्यूशन मतलब होता है कि क्या नाम है उसको, आपको हाउस को समाप्त कर दिया जाए। तो कब किया जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, क्यों, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, उसको वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, भंग नहीं हो सकती है, पर लोकसभा भंग हो जाती है। अब आपको पता है लोकसभा हर 5 साल में 100%, 101% भंग होनी होनी होती है, मतलब डिसॉल्व होनी होनी होती है। पर इस 5 साल के बीच में कभी कोई दिक्कत आती है, तो भी भंग आपकी हो सकती है, या फिर आपका ऐसा खत्म हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। अब डिसोल्यूशन, ये विघटन लाएगा कौन, तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसको, पीएम को, मतलब एक तरह से मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, अब हम पढ़ेंगे, ये तो आपको कुछ मैंने आपको बताए थे, कुछ टर्म्स थे जो पार्लियामेंट में यूज़ किए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में एक होता है क्वेश्चन आवर, क्या होता है, प्रश्नकाल होता है पार्लियामेंट के अंदर, सेशन चलते हैं तो उनके बीच में, तभी आपका ये क्वेश्चन आवर कहते हैं इसको। अब ये टाइमिंग क्या होती है, तो इसकी टाइमिंग होती है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब 1 घंटे का होता है, 1 आवर का होता है, ये क्वेश्चन आवर होता है। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन आवर होते हैं, क्वेश्चन आवर होते हैं कई तरह के होते हैं। इसमें पहला होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब तारांतिक प्रश्न कहा जाता है। अब स्टार्ट क्वेश्चन जो कहते हैं उसको हम कहते हैं एक तरह से एस्ट्रिक क्वेश्चन, या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर कैसे दिया जाता है, तो आप इसका आंसर ओरली दे सकते हैं, मतलब क्या है, आपको इस आंसर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विपक्ष ने आपसे क्वेश्चन पूछा, सरकार से क्वेश्चन पूछा। अब सरकार से क्वेश्चन पूछा, सरकार उसका जवाब कैसे देगी, रिटर्न देगी या फिर ओरल देगी, तो इसका आंसर वो बाय ओरल दे सकती है, मतलब मुंह से बोल के दे सकती है, आपको वहाँ पे पेपर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उन्हें ओरल देना पड़ता दे सकते हैं वो। अब नोटिस, इसके लिए क्या नोटिस देना पड़ता है आपको, कितना नोटिस देना, 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, जब भी आप ये तारांतिक प्रश्न या ये आवर आपका चलेगा तब, ठीक है। स्टार्टेड क्वेश्चन जब भी चलेगा तब आपको क्या है, 15 दिन का पहले का आपको नोटिस देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब पूरक क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है, यस इसमें होते हैं। अब पूरक क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब जैसे सरकार ने आंसर दे रही है, तो क्या बीच में कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सरकार ने कुछ पॉइंट रखा, आपको लगा सरकार यहाँ पे कुछ पॉइंट घुमा रही है ना, तो विपक्ष क्या करो, उस पॉइंट को नोट कर लिया है और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करके दे देगी, ठीक है। तो आपको, और इसमें एक लिमिट भी होती है भाई, तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैक्सिमम कितने, 20 क्वेश्चन पूछ सकते हो पूरे 1 घंटे के अंदर। और एक एमपी, मतलब एक जो मेंबर होता है वो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही पूछ सकता है, कोई भी एमपी है वो सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से अधिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी भी लिमिट लगा रखी है इसमें, ठीक है। ये तो आपका हो गया तांत्रिक प्रश्न हो गया, तारांकित प्रश्न, तांत्रिक कह रहा हूँ, तारांकित प्रश्न हो गया, थोड़ा गलती हो क्षमा कर देना उसके लिए, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न हो गया इसमें। अब हम पढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अब होता है आपका अनस्टार्टेड
क्वेश्चन। अब क्या होता है, इसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न कहते हैं इसको। इसमें कहते हैं इसमें कोई एस्टेक नहीं होता, मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आपको जो ये क्वेश्चन जब भी आएगा, अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होगा, ये जब भी आएगा, इसमें आपको जो आंसर होगा, जो जो भी सरकार का पक्ष, जो सरकार होगी, ये समझ लीजिए, वो लिखित तौर पर उत्तर देगी। कोई क्वेश्चन पूछा जाए, विपक्ष उससे अब कोई क्वेश्चन पूछती है, उसे लिखित रूप से आंसर देना पड़ता है। आप ये नहीं कि अब आए एक संसद में आंसर याद करके आए तो यहाँ आके बोल दे, नहीं, आपको बकायदा पेपर पे लिखना पड़ता है। और जो आपका स्पीकर होता है, वो स्पीकर को देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बोलिए सर इनने का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं ये आंसर देना चाहता हूँ। तो क्या है, स्पीकर देखेगा। अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है और रिटर्न बाई चांस आपको आंसर पता है उसका है, आपको ये पता है कि उसका क्या जवाब देना है, पर आपने लिखा नहीं है, तो आप उसका उत्तर भी नहीं दे सकते। आप पेपर में लिखा नहीं है ना अपना उसका आंसर, तो आप उसका उत्तर भी नहीं दे सकते, आपको अधिकार नहीं है। और इसका भी जो नोटिस पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है। मतलब आपको सरकार, विपक्ष को अभी कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो अनस्टार्ड क्वेश्चन लगाती है, और अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत उन्हें 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को। तब वो क्या है, वो ये क्वेश्चन आवर शुरू करते हैं 1 घंटे का। ठीक है, अब ये नहीं जितने मैं पार्ट अभी बता रहा हूँ कि एक ही दिन सारे होते हैं, एक दिन सारे नहीं होते। ये स्पीकर डिपेंड करता है कि कौन सा कब होगा, पर होता ही 1 ही घंटे का है, 11 से 12 का होता है ये। ठीक है, इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया, मतलब अब कोई क्वेश्चन आपने सरकार ने जवाब दिया तो उसे लगता है कि बीच में सरकार ने कुछ गलत कर दिया है, पर घुमा के आंसर दिया है, तो आप बीच में क्वेश्चन पूछ लें एक और। पर इसमें नहीं करते भाई, इसमें जो सरकार जवाब देगी आपको संतुष्ट होना होगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो दोबारा से क्वेश्चन अप्लाई कर दीजिए, फिर स्पीकर से बोलिए कि सर ऐसा सी बात है, यहाँ सही काम नहीं हो रहा है, आप दोबारा से हम ये प्रश्न और पूछना चाह रहे हैं। तो स्पीकर फिर से एक टाइम सेट करेगा, फिर सरकार को बताया जाएगा कि ये प्रश्न है, आपको उसका उत्तर देना है, 15 दिन का समय आपके पास है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अब आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मतलब अल्प सूचना प्रश्न होता है। अब क्या है, आपको एकदम से क्वेश्चन को एक शॉर्ट नोटिस पे पूछना है, मतलब इमरजेंसी क्वेश्चन एक तरह पूछना है कि भैया क्वेश्चन जल्दी पूछना है कि थोड़ा आंसर जल्दी मिल जाए। एकदम से आंसर आया, आप क्वेश्चन समझ आया कि सरकार ने अभी कोई गलत काम कर दिया, आपने तुरंत पूछ लिया सरकार ये बताइए कि ये कार्य कैसे हुआ है, तो आप किसका आंसर चाहते हो। तो इसका क्या होता है, आपको नोटिस देना पड़ता है 10 दिन का। भाई 10 दिन पहले आप नोटिस दे सकते हो। पहले कितना था, बाकी दो में 15 दिन का था, अब इसमें कितना है, 10 दिन का हो गया है। तो आप 10 दिन पहले इसका नोटिस देंगे कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, स्पीकर को देंगे आप, सरकार को नहीं देंगे, स्पीकर को देंगे आप। लोकसभा स्पीकर जो होंगे उसको देंगे आप, या और जो पीठासीन अधिकारी होगा आपका उसको देंगे आप। उनको बताएंगे सर ऐसा सी बात है, हमें सरकार से ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए। आप सरकार जवाब दे दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। तो सरकार आएगी, उसका क्वेश्चन, और 10 दिन का समय आपको मिलता है। 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। क्यों नोटिस क्यों देना पड़ता है, नोटिस इसलिए भी देना पड़ता है कि नोटिस देने से मतलब क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा है, सरकार उस क्वेश्चन का जवाब तैयार करे। क्या तैयार, जवाब तैयार करेगी। तो भैया कि ये तुमने क्वेश्चन एकदम निकाल दिया मुंह से है कि मुझे इसका आंसर दो, क्या उन सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं। जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका वो जवाब तैयार करेंगे कि इसका क्या जवाब दिया जाए। जब जवाब नहीं दिया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सॉरी फिर आपका इसका आंसर कैसे देंगे, तो इसका आंसर ओरली दिया जाता है। कैसा, मुंह से बोला जाता है, रिटर्न जरूरी नहीं होता है, यहाँ आप ओरली आंसर दे सकते हो उसमें। फिर आपका होता है 0 आवर, क्या शून्य काल होता है, ये शून्य काल भी होता है, ये होता है 12 बजे, करेक्ट 12 बजे होता है आपका। ठीक है, 11 से 12 क्या होता है आपका क्वेश्चन आवर चलता है। फिर आपका 0 आवर मतलब 0 आवर का होता है। एक तरह से आपको ये मान लीजिए कि इसमें कोई टाइम काउंटिंग आता है। इसे कब इन्वेंट किया गया, इंडियन इन्वेंशन कहा जाता है इसको, इंडिया में इन्वेंट किया गया कब, 1962 में। और किस लिए किया गया, तो ये अर्जेंट मैटर्स के लिए किया गया था, मतलब बहुत जरूरी जो कोई मैटर आ गया एकदम अचानक से, है ना, तो उसके लिए आपका जो पीठासीन अधिकारी है या प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है, वही वो क्या है, एक 0 आवर का सेशन रखता है 12 बजे के बाद। ऐसा चलता है जैसे क्वेश्चन आवर चल रहा है आपका, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आवर चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है आपका और आपको समय खत्म हो गया, पर क्वेश्चन जरूरी है। अब ये जरूरी है, ये कौन तय करेगा, तो आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है, वही तय करेगा कि ये क्वेश्चन 0 आवर के लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो उनको लगता है ये जरूरी है तो 0 आवर एक रखेंगे अलग से, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और सरकार उसका आंसर देगी। ठीक है, फिर अब आपका खत्म हो गया, यहाँ पे क्या है, आपके खत्म हो गए क्या, क्वेश्चन आवर भी खत्म हो गया पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है आपका क्या, फंड्स, मतलब जैसे हम कहते हैं निधि। अब पार्लियामेंट भाई उनके तो फंड होते हैं ना,
पार्लियामेंट में कहीं से काम कर रही होगी, उनको पैसा, वो पैसा क्या कहीं से उठा लाती होगी क्या? तो नहीं, उनके भी एक फंड होते हैं भाई, उनके फंड के नाम होते हैं, उनकी निधि होती है, जिसके तहत वो रुपए खर्च करते हैं अपनी जेब से। अब भाई हर किसी का, जब तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट होता नहीं होता, पर्स होता है ना, ऐसे ही घर में जो होते हैं आपका, सभी किसी का अपना एक वॉलेट होता है, गुल्लक होती है एक तरह से मान लीजिए, है ना। तो आपका बैंक हो गया, बैंक अकाउंट में रुपए रखे होते हैं, जैसे सरकार के भी रुपए रखे होते हैं, तो जिससे वो हिसाब लेन देन करते हैं इससे। तो वो जो फंड होता है लेन देन करते हैं, वो सब पहला आता है, पहला फंड जो होता है वो होता है आपका कॉन्सोलिडेटेड कॉन्सो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत की संचित निधि कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका जो सारा रेवेन्यू जो आपका होता है, कैसे, जो टैक्स से, लोन से, और जो आपका रीपेमेंट लोन होता है, क्या नाम, ऋण की चुकौती के लिए, इनमें यूज होता है आपका, ठीक है। कौन सा, कॉन्सोलिडेटेड फंड कहते हैं इसको। और इसके अप्रूवल कौन देता है, तो पार्लियामेंट द्वारा ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। ये पार्लियामेंट इसका अप्रूवल देती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड में भारत की संसद निधि का जो आपका परमिशन होती है, अप्रूवल जो है वो कौन देगा, पार्लियामेंट देगा। आपका पार्लियामेंट सेटिंग चल रही होगी, सेटिंग में बताई जाएगी सरकार हम इतना तक खर्चा करेंगे, हमारा ये खर्चा आ रहा है, ये फर्ज हम फंड निकाल रहे हैं, तो फंड निकाल दिया जाता है उसमें, ठीक है। और जो पॉलिसी जाती है, सरकार सरकार स्कीमें लेके आती है, स्कीम ऐसी लेके आ जाती है, इसी के थ्रू स्कीमें लाई जाती हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका सेकंड आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसे हम कहते हैं भारत का लोक लेखा कहते हैं इसको। तो सेकंड फंड कौन सा आपका, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसका ये किसके तहत आता है, ये आपका आर्टिकल 266 पार्ट 2 में आता है, भाग 266 पार्ट 2 में कहते हैं इसको, या पार्ट 2 कहते हैं, या सब पार्ट 2 कहते हैं, है ना। तो आप अनुच्छेद 267(2) में आता है ये आपका, क्या, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आता है आपका। इसमें क्या होता है, जो पीएफ होता है, जो लोन होता है, और जो इंटरेस्ट होता है, एक तरह से मान लीजिए, जैसे आपका आपका गवर्नमेंट जितने सर्वेंट होते हैं, आप उनका पीएफ अकाउंट होता नहीं होता है, तो पीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है या लोन का जो इंटरेस्ट होता है, वो सब किस में आता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। सारा क्या है, भारत का लोक लेखा के अंदर आता है, जिससे आप जानते हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो व्यक्ति जॉब करता है, उनका क्या है, अपना एक पीएफ अकाउंट खुलता है, हर व्यक्ति खुलता है, जो भी चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लाइफ में उसका एक पीएफ अकाउंट खुलता है। पीएफ अकाउंट होता है प्रोविजन फंड अकाउंट जो होता है, ठीक है। ये अकाउंट खुलता है, इस अकाउंट में क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होती है, जो व्यक्ति आपको सैलरी मिलती है, उसका कुछ हिस्सा वो उसमें लगाया जाता है, और उसमें जो कुछ हिस्सा जो होती है सरकार देती है आपको, ठीक है ना। जैसे आपकी सैलरी है 100 रुपये, तो 100 में से आपका मान लीजिए 10 रुपये मान लीजिए आपका किसी पीएफ में चला गया, ठीक है, पीएफ में चला गया, और इसी 10 रुपये आपके ये चलेगा यहाँ पे, और साथ ही सरकार भी इसमें क्या करती है, 10 नहीं तो 7 या 8 रुपये, 8 रुपये कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है, गवर्नमेंट देती है आपकी। और 7-8 रुपये प्राइवेट कंपनी भी देती है, जो आपकी कंपनी है, जो भी आप जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके इनका क्या होता है, ये पीएफ बनता है, और ये पीएफ आपका सेव होता रहता है, जब आप रिटायर होते हैं अपने जॉब से, तभी आपको रुपए मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रोविजन फंड, है ना, तो इसे कहते हैं प्रोविजन फंड। अब इसकी अप्रूवल कौन देता है भाई, स्वीकृति कौन देता है, तो इसकी अप्रूवल देता है एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा, मतलब कार्यकारी तरीके से, मतलब आप बैठे हैं, व्यक्ति बात होती है, और उनका जो कार्यकारी कार्रवाई होती है इसके ऊपर चली जाती है, और वही इसको परमिशन दे देते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे आता है तीसरे फंड आता है आपको कौन सा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की आकस्मिकता निधि से कहते हैं। इसका ये भी आपका आर्टिकल 266 पार्ट 2 में आता है, और इसका भी काम क्या होता है, पीएफ लोन और इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, और उससे भी कौन एग्जीक्यूटिव तरीके से करा जाता है, ठीक है। सेम है, लोगों और पास यूज़ होता है आपका। फिर आपका आता है बिल्स, मतलब विधेयक आते हैं। अब जानते हैं पार्लियामेंट आपके बिल आते हैं, विधेयक लाए जाते हैं सरकार द्वारा, और विधेयक पास किए जाते हैं, और उन्हीं के तहत काम किया जाता है। अब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। टॉपिक हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल पढ़ रहे हैं, बिल्स पढ़ रहे हैं, विधेयक। तो विधेयक बिल्स जो होते हैं आपके 2 तरीके से होते हैं। पहला विधेयक जो होता है, जो पहला पार्ट होता है, वो होता है पब्लिक बिल होता है, कहते हैं सार्वजनिक बिल होता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट, मतलब निजी बिल होता है, निजी विधेयक, या कहते हैं प्राइवेट बिल कहते हैं इसको, ठीक है। ये होता है 2 प्रकार के बिल्स होते हैं आपके, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक बिल। तो पब्लिक और प्राइवेट बिल में फ़र्क आता है, क्या आता है ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पब्लिक बिल होता है जो, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, किसके द्वारा, मिनिस्टर्स द्वारा किया जाता है, ठीक है।
किस द्वारा किया जाता है? मिनिस्टर जो वहाँ के आपके सांसद होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और प्राइवेट बिल होता है, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है एनी मेंबर ऑफ ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर, मतलब कोई भी मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर जो मिनिस्टर ना हो, मिनिस्टर ना हो मतलब वो क्या है, आपका वही फंड का प्राइवेट बिल ला सकता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, इसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक, इसको प्राइवेट बिल को। फिर अब आपका आता है जो पब्लिक बिल होता है, इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो रूलिंग सरकार होती है, जो जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी सरकार चल रही है, तो उनकी जो बिल, वो कौन सा बिल लेके आते हैं, वो पब्लिक बिल लेके आती है, ठीक है। कौन सी बिल लेके आती है रूलिंग गवर्नमेंट? पब्लिक बिल लेके आएगी, ठीक है। और ये जो बिल होते हैं प्राइवेट बिल, ये प्राइवेट बिल शायद आपका मान सकते हैं रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन द पब्लिक मैटर। ये जब लाया जाता है, इस पे क्या है, गवर्नमेंट बात देनी होती है। यहाँ पे क्या प्राइवेट की सरकार की इच्छा चल रही तो सही है, वरना नहीं छोड़ दिया जाएगा इसको। ये क्या है, यह सार्वजनिक मामलों पर राजनीतिक दल की मनोदशा के को दर्शाता है। अगर उसको लगता है, सरकार को लगता है, या मान लीजिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको लगता है कि ये जरूरी है, तो वो इसको सुनेगी, अन्यथा इसको छोड़ देगी, ठीक है। फिर आगे क्या आता है, इसका इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू पास बाय पार्लियामेंट, मतलब पब्लिक बिल जो होते हैं उसके पास होने के चांस ज़्यादा होते हैं, 70-80%। अगर दोनों कंपेयर बिल में कंपेयर किया जाए तो 80% चांस होते हैं आपके पास हो जाएंगे। पब्लिक बिल के चांस होते हैं वो कम होते हैं, मतलब 30-40% चांस होते हैं ये पास होते हैं आपके, प्राइवेट बिल होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, इस संसद के निचले सदन की में इसकी अस्वीकृति के कारण कैबिनेट का इस्तीफा हो सकता है। मतलब क्या होता है, अगर लोअर हाउस इसको रिजेक्ट कर देती है तो एक तरह से ये आपका रेजिग्नेशन पे हो जाएगा, मतलब आप उसे निष्कासित कर दिया जाएगी या इस्तीफा देना पड़ता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट बिल है ना, ये सरकार से मैंडेटरी नहीं होती है, प्राइवेट बिल है, ठीक है। और इसका क्या है, आपको जो इसको पब्लिक बिल लाने से पहले आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। पर प्राइवेट लाने से पहले आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, 1 महीने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। आपको किसे, अपने सदन है, जो आपका सदन होगा, लोकसभा सदन या राज्यसभा सदन है, अगर आप प्राइवेट बिल लेके आ रहे हो तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, और पर आप पब्लिक बिल लेके आ रहे हो तो सिर्फ 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है इसका, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पूरा लिस्ट दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह चीज़ समझ गए तो आपको बिल्स के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, ठीक है। इतना ही है बिल्स के बारे में जानकारी है, पर मैं आपको और थोड़े बता देता हूँ इसमें। बिल आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल आपके वैसे तो आपके दो होते हैं, दो तरीके टाइप होते हैं मैंने, है ना। दो तरीके बिल होते हैं आपके, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल होते हैं। अब इसमें भी कई टाइप के बिल आते हैं ना, इनके भी कई पार्ट होते हैं। इनके पार्ट क्या होते हैं, इनके पार्ट होते हैं, एक होता है टाइप्स ऑफ बिल, मतलब इनके प्रकार कितने होते हैं विधेयक के। तो पहला बिल होता है ऑर्डिनरी बिल या कहते हैं साधारण विधेयक, दूसरा होता है मनी बिल मतलब धन विधेयक, तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल मतलब वित्तीय विधेयक, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन बिल आज कहते हैं। एक तरह से जब अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तब ये बिल लाया जाता है। अब याद रखिएगा, इसमें 3 काम होते हैं, 3 तरीके से काम चलता है। कैसे काम चलता है ये, पहले तो आप इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आप डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, कोई दिक्कत आएगी मतलब थोड़ा चेंजेस लाएंगे, है ना। उसके बाद वोटिंग करेंगे, और वोटिंग में ये हो जाता है तो ये बिल पास हो जाता है आपका, है ना। ये तरीका यही होता है कि आप पहले उसको लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता पड़ी तो सुधार करेंगे, और उसके बाद वोटिंग कर लेंगे, वोटिंग करने के बाद क्या है, उसको फाइनल कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक्ट बना देंगे उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ बिल, विधेयक के प्रकार। मतलब पहला बिल आपका आता है वो होता है कौन सा, साधारण या कहते हैं ऑर्डिनरी बिल या कहते हैं साधारण विधेयक। अब साधारण विधेयक क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, मतलब ये कोई वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं होगा, सीधी बात है, वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं होगा कोई भी आपका, ये इसमें मैटर आपका फाइनेंशियल मैटर नहीं यूज हुआ किया जाएगा। बाकी सारे मैटर्स होंगे, कोई और मैटर हुआ जैसे कोई कानून लेके आना है, या फिर कुछ विधेयक लेके आना, कानून लेके आए, या कोई रूल रेगुलेशन लेके आई सरकार, तब ये बिल आ जाता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों लोग, मतलब प्राइवेट बिल के तहत भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट बिल के तहत भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, मैंने बताया ना, प्राइवेट बिल भी हो जाता है, ये आपका पब्लिक बिल भी हो सकता है, मतलब सरकार भी ला सकती है, और जो मेंबर नहीं है वो भी ला सकते हैं इसका बिल, ठीक है। और क्या आता है, इसे इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका किसी हाउस में कह सकते हैं आप, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो ऑर्डिनरी बिल होता है, आप राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना
किसी भी सदन में इसको ला सकते हैं, मतलब आप राष्ट्रपति की परमिशन ना ले उसके बाद ही ला सकते हैं, अन्य किसी भी हाउस में या सदन में इसको पेश कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपका आता है, इसे क्या है, राज्यसभा जो होती है इसमें अमेंडमेंट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा के पास पावर होती है, इसको क्या अमेंडमेंट भी कर सकती है और इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर उसको लगता है कि बिल सही है तो एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं होगी तो रिजेक्ट कर देगी। राज्यसभा के पास पावर होती है ना, आप जानते हैं, पहले लोकसभा में बिल जाता है, लोकसभा में वहाँ बात होती है, लोकसभा में बिल पास हो जाता है, तो फिर वो राज्यसभा के पास आता है, राज्यसभा में उसमें बहस चलती है, वोटिंग होती है, तो वोटिंग होने के बाद क्या है, अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, फिर उसमें सिग्नेचर करते हैं राष्ट्रपति जी, फिर वो एक्ट बनता है। अगर राज्यसभा पास नहीं करती है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट कब आते हैं, अब राष्ट्रपति जी का काम क्या होगा, डेडलॉक कंडीशन या गतिरोधक हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या है, डेडलॉक क्रिएट हो गया, एक तरह से कोई भी ना एक्सेप्ट कर पाए ना कुछ सदन हो पाया। कब, जब जॉइंट सिटिंग कराई गई हो, जब संयुक्त मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोग साथ बैठे, मेंबर साथ बैठे, वहाँ वोटिंग कराई गई और वोटिंग में क्या है, कोई भी आंसर नहीं निकला, है ना। अब वो वोटिंग का 50-50 हो गई, मतलब 50 यस में चले गए और 50 नो में चले गए। अब क्या होगा, तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी के पास पावर है, चाहे तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसे वापस भेज सकते हैं। वो कहेगी, सरकार से कहेगी आप दोबारा विचार कीजिए, इसमें कुछ संशोधन कीजिए, ये पॉइंट आप पॉइंट बता देगी, ये पॉइंट आप गलत कर रहे हैं, इन पे थोड़ा विचार कीजिए, उसके बाद ये बिल लेके आइए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के पास ये पावर होती है ऑर्डिनरी बिल में। फिर आपका आता है सेकंड बिल। सेकंड बिल कौन सा होता है, मनी बिल होता है ये आपका। मनी बिल धन विधेयक होता है, ये आपका आर्टिकल 110 में और 110 में या अनुच्छेद 110 के तहत आता है ये। ठीक है, इसमें ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है आपके फाइनेंशियल मैटर से। आपके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं इसमें, कैसे, कौन कौन से मैटर, आपके टैक्स जो हो गया, आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए, सरकार कर जो कमा रही है, कर लगा रही है, या आपका क्या नाम है, कितनी कमाई कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, वो सब इसमें आता है, जैसे मनी बिल में आता है। ठीक है, अब इसे इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, प्रस्तावना कहाँ जाता है, तो ये पब्लिक बिल के तहत ही आ सकता है। मनी बिल पब्लिक बिल के तहत ही आएगा, प्राइवेट बिल नहीं आता। ठीक है, मनी बिल प्राइवेट बिल के तहत नहीं आ सकता, याद रखिएगा, क्यों, मनी बिल सरकार ला सकती है, प्राइवेट कोई मेंबर नहीं ला सकता है। और कहाँ पे आएगा, लोकसभा के अंदर आएगा, याद रखिएगा, मनी बिल लोकसभा के अंदर आता है और इसको लाने से पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको मनी बिल लेके आना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पास क्या पावर है, राज्यसभा आप क्या करे, अगर मनी बिल आया है, लोकसभा ने पास कर दिया है, तो वो इसको ना ही अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है, मतलब ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है, ना ही इसमें कोई इसको मना कर सकती है, बोला ये बिल सही नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, ये उसके पास पावर नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा के पास पावर नहीं, क्योंकि अगर आप मनी बिल को रोक देगी राज्यसभा, तो सरकार काम कैसे कराएगी भाई, सरकार के वो काम करना होता है, डेली उसका लेन देन होता है, डेली खर्चा आता है, तो डेली खर्चा कहाँ से कर पाएगी वो, इसलिए मनी बिल को राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती, वो पास ही होगा। ठीक है, हाँ, पर राज्यसभा इसको सलाह दे सकती है, राज्यसभा क्या है, सलाह दे सकती है आपकी, कि सरकार से कह सकती है, बोला ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप इसको कंट्रोल कर लीजिए तो सही हो जाएगा। पर सरकार बात देनी इस पर, सरकार का अगर मन करेगा तो सुनेगी राज्य सरकार की, वरना नहीं सुनेगी। ठीक है, पर हाँ, राज्यसभा इसको टाल सकती है, राज्यसभा टाल सकती है, कितने दिनों के लिए, सिर्फ 14 दिनों के लिए। राज्य सरकार कह रहा हूँ, राज्यसभा जो आपकी है, मनी बिल जो होता है उसको सिर्फ 14 दिन तक होल्ड करके रख सकती है, कि 14 दिन तक कह सकती है, हाँ अभी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पर 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर वो नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति जी क्या है, राष्ट्रपति जी इसमें कोई जॉइंट सेटिंग नहीं कर सकते भाई, राष्ट्रपति जी क्या है, यहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाएंगे इसको। ठीक है, ना ही इसको ये एक्सेप्ट, मतलब मस्ट एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं करते, बट कैन नॉट रिटर्न, मतलब इसको क्या है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पर इसको वापस नहीं भेज सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो कल कोई धन विधेयक आया, मनी बिल आया आपका, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बट वापस नहीं भेज सकते उसको। ठीक है, मनी बिल को वापस नहीं भेजेंगे, रिटर्न नहीं कहेंगे, बोले ले जाओ, इसमें सुधार करके लाओ, यहाँ पर खर्चे ज़्यादा कर रहे हो तुम लोग, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। वो कहेगी आप इसे रिजेक्ट कीजिए, गलत आपका है क्या, आप ये सीधे साफ कर देगी, बोले ये बिल बहुत गलत है, पैसा फालतू खर्च कर रहे हो आप, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
पर राष्ट्रपति जी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी रिजेक्ट जब ही करेंगे जब उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पक्ष नीचे बैठे होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति जी इस पर सिग्नेचर करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो राष्ट्रपति जी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है तीसरा फाइनेंशियल बिल, मतलब वित्तीय विधेयक आता है। अब वित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड। इसमें क्या क्या होता है? ये आर्टिकल 117 एक में होता है और ये आर्टिकल 117 3 में आता है। ठीक है, ये लोकसभा में लाया जाता है और इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है कौन से? राष्ट्रपति जी से। ये होता है क्या है? पास किया जाता है ऑर्डिनरी बिल के तहत, कि साधारण बिल के तहत इसको पास किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जी की परमिशन नहीं लाई जाती है इसमें, और आप जाते हो पार्लियामेंट में जाते हो, पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है, वहाँ पे आपकी बहस चलती है, बात होती है, डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है, उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद इसको फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा उसको देखती है, वहाँ मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है। अगर उनको लगता है कि सही है तो एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं तो रिजेक्ट कर देगी, है ना। तो ये ऑर्डनरी बिल, ये सेकंड टाइप का बिल हो गया। फर्स्ट टाइप का बिल क्या होता है? ये लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति जी की परमिशन पे लाया जाता है। ठीक, और इनके आर्टिकल याद कर लीजिएगा। आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 117 और आर्टिकल 117(3), 117(a), ये दो आर्टिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन विधेयक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आर्टिकल 368 हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, जानते हैं हम, अमेंडमेंट करने के लिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है किसमें? पार्लियामेंट में, तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी के तहत पास कराना पड़ता है। अब कैसे सर, आप बताएंगे कैसे? जैसे मैं चाहता हूँ संविधान में कोई संशोधन करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो वोटिंग एज है वो 18 से घटा के 16 साल कर दी जाए, 16 ईयर कर दी जाए। मेरी इच्छा है, मैं मान ले रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार में बैठा हूँ, मेरी इच्छा ऐसी ये हो रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो वोटिंग एज करंट एज चल रही है उसको वोटिंग एज 18 से करके 16 साल कर दी जाए, 16 साल का बच्चा वोट दे सकता है, इतनी कर दी जाए। तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आऊँगा। कहाँ पे? पार्लियामेंट में लेके आऊँगा। पार्लियामेंट में लेके आने, वहाँ वहाँ पे आपकी डिस्कशन होगा, बात होगी, बात होने और वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, स्पेशल बहुमत से अगर पास होता है तो आगे जाएगा। अब स्पेशल बहुमत में कंडीशन क्या होती है? स्पेशल बहुमत में कंडीशन आपको मैंने बता रखी है, पहले ही बताई मैंने आपको, जब मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, बिल के टाइप बताए थे, तो मैंने ये चीज़ बताया आपको पहले। तो वहाँ पे आपके 2/3 मेंबर आपके प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे आपकी मान लीजिए 100 की स्ट्रेंथ है, तो 100 में से कम 60 से अबव 60% से अबव मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, 60% अबव मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। बट टोटल स्ट्रेंथ, सॉरी मैं गलत कह दिया आपसे, आपको 60% से ऊपर वोट चाहिए। जैसे आपके संसद में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, 100 में से कम 50 से ज़्यादा, मतलब 51 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट होने चाहिए। और प्रेजेंट होने के बाद जो 51 मेंबर्स हैं, इनमें से 2/3 मेंबर, मतलब लगभग मान चलीजिए आप 66.66%, मतलब 66.66% जो मेंबर्स हैं उनके वोट मिलने चाहिए, तभी क्या है आपका स्पेशल मेजोरिटी बिल पास होगा। ठीक है, अब ये पास हो जाएगा, पास होने के बाद कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या है, एक तरह से अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? 24th अमेंडमेंट 1978 में, जैसे हम बता दे रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, और ये कब किया गया था? 24th अमेंडमेंट 1971 में शुरू किया गया था। अमेंडमेंट हम पहले भी करे थे, पर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। ठीक है, ये रूल्स आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसमें फेडरल प्रोविजंस भी होते हैं, मतलब संघीय प्रावधान भी होते हैं। तो वो कैसे किए जाएंगे? कोई फेडरल प्रोविजंस या संघीय प्रावधान कैसे लाए जाएंगे? तो वही तरीका होता है, आप पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आते हो, कोई भी सदन में पास करते हो। सदन यहाँ पार्लियामेंट में दोनों की बात हो रही है, राज्यसभा भी और लोकसभा की बात है, राज्य और लोकसभा दोनों की बात हो रही है। आप कोई बिल लेके आए हो, उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराओगे। ठीक है, कैसे? मोर देन ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से पास होना चाहिए,
फिर उसमें क्या है, आप वहाँ जाएगा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, वहाँ सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, और वहाँ पास होने के बाद क्या है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाके क्या है, एक तरह से पूरा एक्ट बन जाएगा, एक तरह से एक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया फेडरल प्रोविजन हो गया। फिर आपका आता है आर्टिकल 368। अभी पढ़ा है 368। 368 में क्या है, पार्लियामेंट के बारे में बात करी जा रही है, संसद के बारे में बात करी जा रही है। इसमें बताया जाता है एक तो इसमें फंडामेंटल पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आती हैं। ठीक है, और साथ ही आपकी प्रेसिडेंट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और 7th शेड्यूल जो होता है वो भी सब आपका किसमें, आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है, बताया जाता है, इसके बारे में बता छोड़ो, डिफिनेशन दी गई है इसमें। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप, आर्टिकल 368 में आपके पार्लियामेंट के जो पार्ट्स हैं ये 2 रखे गए हैं इसमें। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जॉइंट सिटिंग, मतलब संयुक्त बैठक के बारे में जान पढ़ेंगे। अब संयुक्त बैठक जो होती है पार्लियामेंट में वो कैसी होती है। तो संयुक्त बैठक जो होती है कब होती है, संयुक्त बैठक जब होती है जब डेडलॉक कंडीशन हो जाता है, मतलब गतिरोधक हो जाता है ना, केंद्र के जो लोकसभा है वो अपने बिल से हटने को तैयार है, ना राज्यसभा इसको हटाने से तैयार है। तो क्या है, वोटिंग हो गई, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो क्या है, जॉइंट सिटिंग करी जाती है। क्या है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। कैसे बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, तो इसे बुलाने का या सम्मन करने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, इसके जो हेड होते हैं या तो लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होता है। ठीक है, और इसमें जो कोरम होता है, जो लिमिट होती है, 1/10 ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कोरम की आपकी लिमिटेशन है, या पर कहते हैं कंडीशन है आपकी। ठीक है, 1/10 ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए यहाँ पे, तभी आपको क्या है ये पास होगा। फिर आपका आता है रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा की प्रक्रिया के नियम के तहत ही सारा कार्य होगा, और ये एप्लीकेबल होगा, उपयुक्त होगा कहाँ पे, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पे ही खाली लागू हो सकता है। जॉइंट सिटिंग इन 2 विधेयक पे ही लागू हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल मतलब किन पे नहीं है, तो मनी बिल पे नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं है। मनी बिल जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, इन दोनों पे क्या है आपका जॉइंट सिटिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जैसे डोरी प्रोविजन बिल होता है ना, डोरी मतलब क्या होता है, आपका दहेज निषेध विधेयक आपका 1961 में लाया गया था, ये आपका जॉइंट सिटिंग से आया था, इसमें राज्यसभा लोग जॉइंट सिटिंग हुई थी। ठीक है, बैंकिंग सेवा आयोग मतलब बैंकिंग सर्विस कमीशन, इसे रिपील कर दिया गया था बिल को। ये बिल कब आया था, 1978 में आया था, ये भी जॉइंट सिटिंग से आया था। प्रोविजन ऑफ टेररिज्म बिल, आतंकवाद निवारण विधेयक है, ये भी 2002 में आया था, ये भी जॉइंट सिटिंग के तहत आया था। ठीक है, ये बिल्स आप कैसे जॉइंट सिटिंग में आए थे, मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोशंस, मतलब प्रस्ताव पढ़ेंगे। संविधान जो संसद में प्रस्ताव भी आते हैं ना, एक तरह अलग अलग मोशंस आते हैं, तो उनके नाम भी पढ़ेंगे। अब आपके कई तरह के होते हैं, जब प्रस्ताव मोशंस होते हैं कई तरह के होते हैं। पहला आपका होता है क्लोजर मोशन, मतलब संवर्ग प्रस्ताव कहा जाता है। इसका मतलब होता है टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन मैटर, मतलब मामले पर बहस को कम करने के लिए, जब लगता है आपको मामले बहस ज़्यादा हो गई तो आप क्लोजर मोशन लेके आते हो, तो उसकी मोशन जब बहस होती है वो काट दी जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। फिर आता है प्रिविलेज मोशन, मतलब विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसका मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ प्रिविलेज मोशन, मतलब विशेषाधिकार प्रस्ताव के उल्लंघन में जब कोई आपका होता है तब ये आपका मोशन लाया जाता है। कौन सा, प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। लगता है आपको कोई विशेष अधिकार आपके उनका उल्लंघन हुआ है तब ये बिल लाया जाएगा। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब ध्यानात्मक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, टू सीक अटेंशन ऑन अ अर्जेंट मैटर, मतलब एक जरूरी मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। कोई ये लगता है एकदम इंपॉर्टेंट मैटर आ गया तो हम क्या कहते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आते हैं। ये और बात का उसमें ये बताया जाता है ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका है एडजॉर्नमेंट मोशन, मतलब स्थगन प्रस्ताव। इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्कस द अर्जेंट मैटर या अत्यावश्यक मामले पर चर्चा करेंगे। जब एडजॉर्नमेंट मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा लगता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हो गया, तभी इस पर हम बहस करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक मोशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा, पांचवा मोशन। तो पांचवा मोशन मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। इसमें क्या होता है, आपको सपोर्ट चाहिए कम से कम 50 मेंबर्स का, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उन्हें 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए आपको, तभी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। आप जानते हैं जब सरकार के खिलाफ ये बिल आया, मोशन लाया जाता है ना, तो आपको लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो आपको कम से कम 50 मेंबर्स MP आपको समर्थन होना चाहिए, तब आप ये बिल लेके आते हो। इसमें क्या गैप होता है, 6 महीने का होता है मिनिमम गैप, मतलब कोई आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हो तो उसमें खाली 6 महीने गैप मिनिमम होना चाहिए।
6 महीने गैप होगा तभी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपका मन करा कि आपने करा कि अभी एक बिल लेके आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें वो फेल हो गया, 1 महीने बाद फिर ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा आपको, तभी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो दोबारा। तो वही ये बताया कि मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए इसमें, ठीक है। और ये सिर्फ लोकसभा में ला सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई लोकसभा एक टेम्पररी हाउस होता है, ठीक है। और किसके द्वारा आता है, इसमें कौन आता है, तो इसमें एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पूरी मंत्री परिषद आती है, सभी आपको जानते हैं मेंबर जो होते हैं लोकसभा में, वो सभी आते हैं। नीड नॉट टू स्टेट द रीजन, मतलब कारण बताने की आवश्यकता नहीं। जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हो तो उसमें आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं कि मैं ये मोशन क्यों लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, अगर ये पास हो जाता है तो मंत्री परिषद का शासन होना चाहिए। बोलते यहाँ पे जो मंत्री परिषद है उन्हीं का ही शासन चलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अगले लिस्ट पे। अब आता है सेंसर मोशन। सेंसर मतलब क्या हो गया, ए मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल मिनिस्टर, मतलब एक मिनिस्टर या मिनिस्टर का ग्रुप या पूरी मंत्री परिषद कोई कारण बताना होगा तो यहाँ पे कारण बताया जाएगा इसमें ना, क्लोजर मोशन, सेंसर मोशन लेके आएगा कोई कारण बताने के लिए। कोई क्या कारण है, क्या नाम है, जब मंत्री को हटाने के लिए सेंसर लाया जाता है, किसी को हटाने के लिए, पूरे मंत्री परिषद को हटाना है आपको, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना है, या फिर किसी एक मिनिस्टर को हटाना है, तो आप सेंसर मोशन लेके आते हो। पर इसके लिए लाने से पहले आपको एक रीज़न बताना पड़ता है कि मोशन क्यों लेके आ रहे हो, तभी लेके आ जाएगा, ठीक है। और इसके तहत क्या है, रिजाइन आपको करना, मतलब यहाँ राज नहीं चाहिए आपको, यहाँ एक तरह से होना चाहिए नॉट रीजन, ठीक है। रीजन नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं होता है, सॉरी। फिर आपका ये मोशन खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है, ये 5-6 तरह के मोशन होते हैं, ये याद करिएगा। एक बार नाम याद करा दूँ सारे आपको। तो पहला होता है क्लोजर मोशन, दूसरा प्रिविलेज मोशन, तीसरा होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, चौथा होता है एडजॉर्न मोशन, पांचवा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और छठा होता है कौन सा, सेंसर मोशन, ठीक है। ये 6 मोशन है, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है बजट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो होता है बजट। तो बजट क्या होता है आप पर जानते हो, नॉट यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हो संविधान में बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। उसमें संविधान में क्या लिखा है, आर्टिकल 112 में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बजट को जो नाम दिया गया है, जो बजट हम यूज करते हैं शब्द, संविधान में ये वर्ड नहीं है। वहां पे भी लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम संविधान में क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम कह देते हैं बजट, ठीक है। ये आर्टिकल 112 में बताया गया इसके बारे में। इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप बताते हो कि हमें कितना आपकी कमाई हुई है और कितना खर्चा होगा, आकलन करते हो आप पूरे साल भर का, है ना। बजट में आप आकलन करते हो कि हमें कितना खर्चा आएगा, कितना हमारा बजट होगी। और इंट्रोड्यूस कौन करता है, इसे इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री करते हैं। कहाँ पे, लोकसभा में। और कब होता है, बजट स्पीच होता है, जानते हो 1 फरवरी को आपको बजट सेशन हुआ था ना, तो वही बजट स्पीड में ही ये बिल लाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें इसमें क्या होता है, डिस्कशन होता है, स्काउटिंग होती है और वोटिंग होती है, मतलब चर्चा होती है, खोज होती है, मतदान किया जाता है। चर्चा लोकसभा राज्यसभा के दोनों में होती है। स्काउटिंग मतलब खोज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कमेटी करती है, मतलब विभाग समिति द्वारा की जाती है। और वोटिंग क्या होती है, लोकसभा के अंदर होती है इसमें। अब कट, इसमें क्या है, एक मोशन आता है कट मोशन। कट मोशन आता है, इसमें कटौती प्रस्ताव आता है। कटौती प्रस्ताव वो भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक्स कट मोशन और टोकन कट मोशन। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप इनको ही पढ़ेंगे करके, तो इनको बारे में बता दें। आपका कट मोशन जो होता है, या कहते हैं कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, आपका जो कट मोशन है होता है, एक तरह पावर देता है क्या लोकसभा मेंबर्स को, एक आपका क्या नाम है, अपोज करने के लिए, है ना। या बोलने लिखा है, कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों की दी गई शक्ति है जो इनके सदस्यों को सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्त विधेयक, ये कहते हैं फाइनेंशियल बिल में किसी भी मांग का विरोध करने में सक्षम बनाती है। मतलब कोई लगता है आपको कि ये फाइनेंशियल बिल में ये चीज़ आई है, ये गलत है, तो उसका विरोध करने के लिए आप क्या कट मोशन लेके आते हो, ठीक है। कट मोशन एक्सेप्ट इज इफ अ कट मोशन, अगर कट मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या है, आप एक तरह से मान लीजिए ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत तरीके बराबर होता है। मतलब कट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन लगभग बराबर ही होते हैं। अगर इसमें सरकार फेल कर जाती है ना, तो उनकी सरकार गिर सकती है, ठीक है, कट मोशन अगर आता है तो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अब सेकंड आपका आता है पॉलिसी कट मोशन, मतलब नीति कटौती प्रस्ताव, इस सेकंड पार्ट सेकंड है, ठीक है। नीति कटी प्रस्ताव क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिसी कट डिमांड की अस्वीकृति मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए करने की मांग करती है, जो डिमांड को कम करने वाली पॉलिसी की अस्वीकृता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब एक तरह से होता है, आप कोई भी
पॉलिसी आई, सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली और आपको अच्छी लगी, तो आपने क्या है, पॉलिसी कट मोशन लेके आए और अपना आपने 1 रुपये का अमाउंट कम कर दिया। जैसे सरकार ने 100 करोड़ लगाया था, उसमें आपने 1 रुपये कम कर दिया, तो 99,99,99,999 बचे आपके। ठीक है, तो 1 रुपये कम करने मतलब क्या हो गया कि आपने है एक तरह से डिसअप्रूव कर दिया है इस पॉलिसी को। ठीक है, हालांकि यदि कोई सदस्य कट को आगे बढ़ाता है, मतलब इसको और आगे बढ़ाता है, उन्हें सटीक शब्दों में उन नीति विवरणों को इंगित करना होगा जिन वे चर्चा करना चाहते हैं, और कट नोटिस के उल्लिखित विशिष्ट बिंदुओं तक भी सीमित होना चाहिए। मतलब एक तरह से आपका मान लीजिए कि वहाँ क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है, अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो उसमें बताना पड़ेगा आपने ये पॉइंट गलत करा है, इसके हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम कट पॉलिसी मोशन लेके पॉलिसी कट मोशन लेके आ रहे हैं। ये जो बिल जो होता है एक तरह से कोई स्कीम आ गई है, कोई डिमांड आ गई है, या पर एक तरह से पॉलिसी कोई बनाई सरकार ने, वो आपको सही नहीं लगी तो आप कट पॉलिसी कट मोशन लेके आते हो। ठीक है, ये विपक्ष लेके आता है, पक्ष नहीं लेके नहीं आता है। ठीक है, तीसरी आपकी आई है कौन सी, इकोनॉमिक कट मोशन, आर्थिक कटौती से प्रस्ताव होता है। इसमें क्या होता है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव एक विशिष्ट राशि की मांग के लिए आवंटन की कमी की मांग करता है। मतलब क्या होता है, एक तरह से कट मोशन जब इकोनॉमिक कट मोशन एक तरह से रिड्यूस करता है क्या, डिमांड ऑफ एलोकेशन टू स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब कोई भी अमाउंट आपका है उसकी डिमांड को कम करने के लिए। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभावित हो सकती है, मतलब एक तरह से इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, जो जिससे क्या है इकोनॉमी इफेक्ट हो सकती है। इस इकोनॉमिक कट मोशन से मतलब होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में प्रभावित हुई है, इसका मतलब ये होता है, तभी ये आपका क्या है, इकोनॉमिक कट मोशन लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका आता है चौथा आता है आपका टोकन कट मोशन आता है। टोकन का मतलब क्या है, टोकन कट मोशन इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड इज रिड्यूस बाय 100 रुपीज। अब टोकन कट मोशन मतलब होता है कि कभी आपको 100 रुपये कम, इसमें क्या आप डिमांड करते हो कि किसी चीज़ की 100 रुपये कम कर दी है राशि। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज वेंटिलेट ए स्पेसिफिक ग्रीवियंस दैट इट्स विद इन द स्पेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक तरह से बताया जाता है ये एक विशिष्ट शिकायत को हवा देने के लिए है जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के दायरे में आती है। मतलब आप इसमें बताते हो कि ये प्रस्ताव गलत थोड़ा करिए, इसमें आप क्या 100 रुपये की मांग कर लेते हो, मतलब 100 रुपये कम करने मतलब हो गया कि आपने ये बताया कि इसमें जो रुपये अमाउंट रखा गया है वो गलत रखा गया है, आप इसको चेंज कीजिए, तभी क्या टोकन कट मोशन लाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक टॉपिक नया, वो टॉपिक होता है ग्लूटीन। ग्लूटीन मतलब क्या होता है, ग्लूटीन वन ऑफ द हाउस is done with these debate, the speaker applies the gluten and outstanding demands for urgent and undiscussed clauses of bill resolution are put to vote at once to save। मतलब एक बार सदन इन विवादों के साथ समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष ग्लूटीन लागू करता है और अनुदानों की सभी बकाया मांगों की और विधेयक संपन्न के अविचारण खंडों को समय बचाने के लिए एक बार मतदान के लिए रखा जाता है। आप ये समझ लीजिए, ग्लूटीन जब लाया जाता है, जब आपको लगता है जब कोई सरकार बिल लाई है उस पर बहस चल रही है, बहुत ज़्यादा लंबी चल गई, बहस क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी चल गई है, कुछ डिस्कशन नहीं निकल रहा, मतलब कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो क्या है, आपका जो स्पीकर होता है वो ग्लूटीन लेके आता है, मतलब मोशन एक तरह लेके आता है, ग्लूटीन लाता है और उसमें क्या करता है, वो कहता है कि हम अब वोटिंग करा लेते हैं, भाई समय बचाते हैं, बहस बहुत हो गई है, आप दायरा पक्ष कर रहे हो, वो विपक्ष में कुछ कह रहा है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आप क्या है वोटिंग कर ले रहे हैं, साफ सीधी बात क्या है, वोटिंग कर ले रहे हैं, जो ज़्यादा मत जो जीतेगा वही उसका बात मान ली जाएगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूटीन कह देते हैं, तो स्पीकर लेके आता है आपका। ठीक है, आप समझ ग्लूटीन। फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर, फिर आता है वोट ऑन अकाउंट, मतलब लेखानुदान भी कहते हैं इसको। वोट का मतलब होता है, वोट ऑन अकाउंट इज द प्रोसेस बाय विच एन incumbent government obtain vote from parliament to draw money from the consolidated fund of India to meet its expenses until the election are done। मतलब लेखादान मतलब होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अवलंबी सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संसद निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से वोट प्राप्त करती है। एक तरह से मान लीजिए कि जब सरकार क्या है आपका वोटिंग चल रही होती है, चुनाव होने तक, जब आपके चुनाव नहीं होते हैं तब तक क्या खर्चे के लिए ना
अब लगता है कि सरकार को खर्चा और चाहिए, जैसे सरकार ने बिल लगाया, उन्हें 100 रुपये खर्चा आया, है ना, 100 रुपये उन्होंने बताया कि 100 रुपये खर्चा आएगा, पूरे 100 रुपये खर्चा आएगा। तो 100 रुपये आप पर क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार मतलब वोट आने, इलेक्शन होने वाले हैं, पर उनको लगता है कि खर्चा बढ़ गया है, 100 की जगह अब इसको 10 हो गया है। तो तब सरकार क्या वोट ऑन अकाउंट लेके आती है, तब कहती है बोलो ऐसा है हमारे पास 10 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, हमें 10 रुपये चाहिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, नई सरकार नहीं बनती, तब तक हमें 10 रुपये दीजिए, हमें सरकार चलानी है, बाकी हमारे पास जो रुपए थे हमारे पास वो सब खत्म हो गए, हमें और रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बताया जाता है इट इज़ यूजली वैलिड फॉर 2 मंथ अंटिल द न्यू गवर्नमेंट प्रेजेंट न्यू बजट, फुल बजट। तो ये खाली 2 साल के लिए वैलिड होता है, कितने, सॉरी 2 साल के लिए कहना, 2 महीने के लिए वैलिड होता है। इसके बाद फिर नई सरकार आ जाती है और वो अपना नया बजट पेश कर देती है। ठीक है, फिर दोबारा से काम करना शुरू हो जाता है। ये आपका होगा वोट और काउंट। फिर आपका आता है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब विनियोग विधेयक पारित करना। मतलब क्या होता है, अब क्या होता है, विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। मतलब क्या होता है, एक तरह से एप्रोप्रिएशन बिल पावर देता है सरकार को कि वह रुपए निकाल सकती है, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, जब तक फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं होता है। अब मानते हैं क्या, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार ने बताया कि हमारा जो बजट है वो साल भर का 1,000 रुपये है, 1,000 करोड़ रुपए है, पर सरकार को अनुमान नहीं लग पाया और खर्चा हो गया ज़्यादा, खर्चा हो गया ज़्यादा। तो सरकार के पास पावर है, वो रुपए निकाल सकती है, किससे, कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और रुपए निकाल सकती है, ये पावर देता है इसको। ठीक है, ये आपका आता है आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 के तहत आता है। इसके अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संसद निधि से पैसा निकाल लेती है। जैसे मान लेते क्या है, गवर्नमेंट क्या है, रुपए निकाल लेती है, किसके, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद सरकार रुपए निकाल सकती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है छठा टॉपिक, वो से कहते हैं पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, मतलब वित्तीय विधेयक पारित करना। अब एक तरह मान लीजिए आप कोई भी फाइनेंशियल बिल उसको पास करते हैं, उसको सजेशन देते हैं, है ना, तो वो पास किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, जो टैक्सेस के मामले में हो गया, सरकारी खर्चे हो गए, क्या कितना सरकार क्या नाम है लोन ले रही है, कितना कमा रही है, इन सभी मैटर्स पर क्या है आपका ये फाइनेंशियल बिल पास किया जाता है। ठीक है, इसी फाइनेंशियल बिल होता है, तो फाइनेंशियल बिल इसीलिए पास किया जाता है, एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कमिटीज़ के बारे में। कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्या, कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, समिति के बारे में पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर कुछ समितिज़ भी हैं, कौन कौन सी हैं, तो समिति 2 टाइप की हैं, एक आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, इसे हम स्थायी समिति कहते हैं, और एक आपकी एडॉक कमेटी है, इसे कहते हैं तदर्थ समिति भी कहते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी एक तरह से परमानेंट कमेटी होता है। कैसी, कौन सी कमेटी होगी, एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल कमेटी होती है ना, ये परमानेंट होती है, ये कभी आपकी खत्म नहीं हो सकती है। पर अडॉक कमेटी क्या होती है, ये टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है, मतलब काम इनका जब जरूरत पड़ी तो कमेटी बना ली, और जैसी जरूरत खत्म तो इस कमेटी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर हम पढ़ लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी पहली जो आती है वो आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब लोक लेखा समिति आती है। इसे किसने सिफारिश करी थी, इसकी सिफारिश करी थी गवर्नमेंट एक्ट 1919 में करी गई थी। ठीक है, इसके सदस्य कितने होते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके लोकसभा से, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से। इसके इलेक्शन होते हैं वो किसी द्वारा किए जाते हैं, एमपी द्वारा किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, और पीआरएसटी द्वारा किए जाते हैं, मतलब आपस में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही इसमें वोटिंग करते हैं, और तो इसमें आपका तभी वो चूज़ करे जाते हैं, कौन से मेंबर्स, आपके जो 22 मेंबर्स जो होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि आपका जो हेड होता है, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है इसका, तो इसके हेड होते हैं लोकसभा स्पीकर, और कहाँ से है, विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, हेड या तो लोकसभा स्पीकर होंगे या कोई अपोजिशन का पार्टी का मेंबर होगा, और या इसका मतलब होता है एक तरह से ये फ्रॉम अपोजिशन पार्टी या कोई विपक्षी दल से होगा। ठीक है, ये फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम होगा ये, और विपक्षी दल बनाओ नहीं होगा, विपक्षी दल से होगा। ठीक है, ये हेड वहीं से हो सकता है आपका। ठीक है, या तो लोकसभा स्पीकर होगा, है ना, या विपक्षी दल का नेता होगा। इसका हेड किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पीएससी का कमेटी कहते हैं ना, इसका जो हेड होता है या तो विपक्षी दल का नेता होगा, या तो क्या नाम आपका लोकसभा स्पीकर होंगे। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें बताते हैं ये मिनिस्टर कैन नॉट बी इट्स मेंबर, मतलब कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। आप कोई मेंबर है, आप तो मंत्री है, वो इसका क्या नाम है, सदस्य नहीं हो सकता है। इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 1 साल का होता है। और इसका काम क्या होता है, जो कैग की रिपोर्टें होती हैं उनकी रिपोर्ट्स को चेक करना। ठीक है। अब कैग क्या है, कैग को कहा जाता है फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर, मतलब दोस्त, मार्गदर्शक और दार्शनिक भी कहा जाता है कैग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा गया था कि कैग को क्या और क्या कहा जाता है। तो कैग को फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर भी कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देंगे, बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो वो आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो या तो फ्रेंड दे देगा, या गाइड दे देगा, या फिलोसफर भी दे देगा। ये इसके दूसरे नाम है किसके, कैग के, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। कैग के बारे में पढ़ाया है आपको, वही कैग है ये। ठीक है। और दूसरा आपका आता है एस्टिमेट कमेटी, मतलब प्रकलन समिति आती है। ये किसका पार्ट है, स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट है। इसकी जो सिफारिश करी थी वो जॉन मथाइस कमेटी द्वारा करी गई थी। कब इसे बनाया कब गया था एस्टिमेट कमेटी को, 1950 में बनाया गया था। इसके सदस्य कितने होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, और 30 30 लोकसभा के होते हैं। इसकी इलेक्शन कौन किसके द्वारा होता है, लोकसभा द्वारा करे जाते हैं। लोकसभा मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसका हेड कौन होता है, या तो लोकसभा स्पीकर होंगे, या अपोजिशन का लीडर होगा। ये होगा फ्रॉम होगा, फॉर्म नहीं होगा। ठीक, गलत हो गया यहाँ पे, विपक्षी दल से। ठीक है, समझ गए। और फिर आपका आता है इसमें कंडीशन होती है मिनिस्टर कैन नॉट बी इस मेंबर, मतलब मंत्री, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसका टेन्योर भी 1 साल का होता है। और इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, बजट एस्टिमेट, मतलब बजट का प्रकलन करना, मतलब अनुमान लगाना कि क्या बजट होगा, क्या तरीके, कितना कितना काम होगा। ठीक है, एस्टिमेट लगा दी ना कमेटी, तो वो इसका ही होता है। इसको क्या कहता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है और आपकी एस्टिमेट कमेटी है, ये दोनों को, ये एक तरह से आपस में बराबर काम करती हैं। ठीक है, तो पीएससी भी आपके अकाउंट चेक करती है, ये भी अकाउंट चेक करती है। बस ये एस्टिमेट लगाती है, वो क्या है, परमानेंट बताती है, कितना खर्चा हुआ है एग्जैक्ट बताती है ना। पर इतना ही फर्क है आपका। पर आपका आता है तीसरी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति इसे कहते हैं। इसकी जो सिफारिश है वो कृष्ण मेनन कमेटी द्वारा करी गई थी। और इसका बनाया कब गया था, 1964 में बनाया गया था। इसके सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसके इलेक्शन किसके द्वारा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कराए जाते हैं इसके इलेक्शंस। इसके हेड कौन होता है, लोकसभा स्पीकर होते हैं, और 7 या लोकसभा मतलब कोई भी लोकसभा का मेंबर हो सकता है इसमें। ठीक है, लोकसभा कोई भी सदस्य। ठीक है, चलिए और आपको ये कहते, और बता दें कि मिनिस्टर कैन नॉट बी मिनिस्टर कैन नॉट बी इस मेंबर। तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। पहली कंडीशन यहाँ पे हर जगह डाल रखी है। तीनों कमेटी की कार्यकाल इसका भी 1 साल का होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पीएससी रिपोर्ट होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग, जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनकी जो रिपोर्ट तैयार होती है वो इसके द्वारा लाई जाती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी द्वारा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।